नमस्कार। peoplesTech.com में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आज हमारी चर्चा का टॉपिक भी यही है, एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसके लिए हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जमा किया है और पीएफआरडीए पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। और ये भी, और वित्त मंत्री का भी ये बयान आ चुका है, केंद्रीय वित्त मंत्री का, कि ये पैसा राज्य सरकारों का नहीं है, ये पैसा राज्य कर्मचारियों का है, तो इनको नहीं मिल सकता। हिमाचल जी। गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है। और मैं आपको ये बता दूं, आपने बात की यूनिफॉर्मिटी की, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल, ये सारी सरकारें आने वाले 20 साल बाद जो सरकारें आएंगी उनके लिए मुसीबत खड़ी करके जा रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको 5 साल में इससे इससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। बल्कि जब तक उनकी सरकार है तब तक जो राज्य सरकार को अपने साधनों से जो 14% जो शेयर जमा करना पड़ता है पेंशन फंड में, उससे उनको मुक्ति जी। मिल जाएगी। राज्य कर्मचारियों को भी लग रहा है कि जो उनका 10% पैसा बेसिक सैलरी का कट रहा था, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और ये इतने बड़े विवाद का मुद्दा बनेगा कि इसको जो है कोई हल नहीं कर पाएगा। ये तय नहीं हो पाएगा कि आखिरकार 18 साल आपको जो है एनपीएस में आपका पैसा कटा, और जी। अगर जी। सरकार ने एनपीएस को वापस लेके ओपीएस लागू कर दिया, तो जब आप रिटायर होंगे 2035 में या 2038 में, तो आपकी पेंशन का कैलकुलेशन किस आधार पे होगा? तो इसमें बहुत जी। मुकदमेबाजी होगी। और मैं कहूंगा कि ये मेरा और जो भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद परगड़िया ने भी कहा है, जी। बहुत ही मामला ये राज्य सरकारों का फैसला बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, पॉपुलिज्म है, बैड पॉलिटिक्स है, बैड इकोनॉमिक्स है। लेकिन ये केवल पॉलिटिकल कारणों से इस विवाद को खड़ा किया जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके का विवाद जो है जीएसटी को लेकर के हो रहा है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि क्या पांडव कौरवों के जमाने में जीएसटी था, तो ये नहीं जी। बताया कि क्या पांडवों कौरवों के जमाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी थी कि नहीं थी। तो ये केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते, पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते इसको विवाद बनाया जा रहा है, जबकि ये सेटल्ड इशू था। और लगभग सभी पार्टियों में और आपको ये भी बता दूं कि 2013 में मनमोहन सिंह ने सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था। उसमें जी। इसका तय हो गया था। केवल वेस्ट बंगाल ने कहा था कि हम न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे। बाकी समस्त राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज में ने अपनी सहमति जताई थी और इसको 2004 से अपने यहाँ लागू कर दिया था। और सारे एम्प्लॉइज के एनपीएस में अकाउंट भी खुल गए थे और पैसा भी जमा होना शुरू हो गया था पीएफआरडीए में। और आपको बता दूं, आज की तारीख में जो पीएफआरडीए के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो लगभग जी। 8 लाख करोड़ रुपया है। ये छोटी राशि नहीं है। 8 लाख जी। करोड़ जी। रुपया बिल्कुल। एसेट मैनेजमेंट ऑफ पीएफआरडीए है। तो ये मैं हम्म। दोहराऊंगा कि ये केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कंपल्शन के चलते पेंशन को मुद्दा बनाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर भी होने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र हम्म। के मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी जी। ये जी। बयान उनका आया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हम पुनर्विचार करेंगे। और अभी उस पर हम्म। बातचीत चल रही है। जी। तो सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब फिस्कल डेफिसिट का मुद्दा इतना गर्मा गर्म है और ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम सरकार के रास्ते में रोड़ा बन जाएंगी अगर इन्हें लागू करा जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाता है एनपीएस के जगह पर, राज्यों में ही सही, क्योंकि राज्यों के पास अपनी स्वायत्तता है, तो जाहिर है कि उनके पास फैसला लेने का एक छूट तो है ही उनके पास। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को एक नेशन वाइड प्रोग्राम चलाना चाहिए? न्यू पेंशन स्कीम को के बारे में लोगों को बताया भी तो नहीं गया, एक जागरूकता तो फैलानी जरूरी है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक नेशनलिज्म कहीं ना कहीं लोगों में आया है अपने देश के लिए, अपने देश के आर्थिक मामलों को लेकर भी वो चाहते हैं कि उनकी मतलब देश की स्थिति मजबूत हो। तो सर, आपको नहीं लगता कि एक नेशन वाइड प्रोग्राम चलाना चाहिए लोगों को एजुकेट करने के लिए इस मामले में? देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है वो समाजवाद है। हर काम सरकार करे। हमारी शर्ट जो हम शर्ट पहनते हैं वो तो रेमंड की होनी चाहिए।
जो पैंट हम पहनते हैं वो भी प्राइवेट कंपनी की होनी चाहिए, जूता भी हमारी प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए, चश्मा भी प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए, लेकिन नौकरी हमको सरकारी ही चाहिए। तो जो हमारी जी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग समाजवाद की है, समाजवाद की डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मेरा आशय है ये है कि समाजवाद की राजनीति में जो बैंक खाता होता है, उसमें केवल एक कॉलम होता है डेबिट, उसमें क्रेडिट नहीं होता। बस हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, फ्री में देंगे, लेकिन कहाँ से लाएँगे ये हम नहीं बताएँगे। ये इस देश की स्थायी राजनीति है। आपको याद हो 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो स्टेट्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एनफोर्स करने के लिए एफआरबीएम एक्ट आया था, फाइनेंशियल जी, रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें ये उसमें ये एक बात तय किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इस लेवल से ज्यादा नहीं हो सकता, 3.5%। कोरोना काल जी, जब आया तो मई 2020 में गवर्नमेंट ने इसमें 1% की छूट दी थी, 4% से ऊपर कर दिया था, ताकि स्टेट्स बोरो कर सके एंड एंड दैट वाज एन इमरजेंसी पीरियड। जी, तो अभी भी रिफॉर्म्स के मामलों में देश में अभी कंसेंसस नहीं है और और इसमें कोई पार्टी को मैं कोई छूट नहीं कर रहा हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको जहां फायदा होता है वो उसको मुद्दा बना देती है। जी, यूपी में भी बीजेपी की जब पावर में आई थी 2017 के में, तब उसने भी जो है किसानों की कर्ज माफी को मुद्दा बनाया था और करीब 35,000 करोड़ रुपए का लोन माफ भी किया गया था। जी, और 2017 के बाद से अब तक भिन्न-भिन्न राज्यों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के लोन किसानों के माफ हो चुके हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिरकार इकोनॉमी को इससे क्या गेन हुआ। तो जी, ये जो आप बात कह रही हैं कि नेशनल कैंपेन की, नेशनल यहाँ पर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कोई पार्टी कुछ भी कर सकती है और सबसे बड़ा इसमें जो कैजुअलिटी बनती है, वो है देश की इकोनॉमी। क्योंकि आपको ये बताना चाहिए आप कैंपेन के साथ-साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है कि भाई जी, बिल्कुल। बैंक अकाउंट में 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। केवल हम देते जाएँगे और हम जो है पैसा कहाँ से लाएँगे, ये हम नहीं बताएँगे। तो अब जो है आपको ये झूठ बहुत लंबे समय तक बोलना संभव नहीं है और ये ओल्ड पेंशन स्कीम का बोझ इतना ज़्यादा है कि ये सस्टेनेबल है ही नहीं। और यहाँ ये भी जी, बताना आवश्यक है कि जो भारतीय सेना में जो रिक्रूटमेंट की नई पॉलिसी आई है अग्निवीर, जी, उसका भी संबंध इसी से है जो जो वहाँ पे पेंशन का दबाव है। हालाँकि जी, जी। भारतीय सेना में अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है, हुँ, लेकिन हुँ। अग्निवीर का जो नया रिक्रूटमेंट की पॉलिसी जी, आई है, उसका भी उद्देश्य जो है, जो हमारा डिफेंस बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका लार्ज पार्ट गोज़ ओनली इन सैलरी एंड पेंशन। तो उसको जी, कम करने की नीयत से ये लाया गया है। तो ये नेशनल कैंपेन से ज़्यादा नेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। लोगों को ये जी, बताने की ज़रूरत डेफ़िनेटली। है कि भाई बैंक खाते में 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। केवल डेबिट नहीं होता। अभी लोग समझते हैं केवल डेबिट है, बस काम चलता रहेगा, फ्री मिलता रहेगा। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो सरकार के ऊपर कर्ज़े का बोझ बढ़ेगा। सरकार के ऊपर कर्ज़े का बोझ बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट बर्डन का बोझ बढ़ेगा। अगर सरकार सारा पैसा जो है कैपिटल मार्केट से बोरो कर लेगी, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरोइंग के लिए पैसा कहाँ बचेगा? जब पैसा नहीं बचेगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएँगे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जी, जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ये बड़ी सीधी सी अर्थव्यवस्था है। और इकोनॉमी जी, में एक अच्छी बात और भी है, ये एक प्योर साइंस है। इसमें कोई ये कहे कि मैं लेफ्ट का मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं राइट का हूँ, ये काम नहीं करता। अल्टीमेटली जो है आपको जो आपके साधन हैं, जो आपके रिसोर्सेज़ हैं, उसी में आपको काम जी, चलाना है। अगर आप बोरो करेंगे तो फिर आप अमेरिका बन जाइए कि वहाँ पे जो है बिल्कुल। जो उनका जीडीपी है वो $23 बिलियन है और वो 23 ट्रिलियन है और जो उनके ऊपर डेट बर्डन है वो लगभग 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो जी, तो ऐसे आप हो नहीं सकते। तो ये कर्ज जो गालिब ने का जो शेर है, कर्ज की पीते थे मैं हुँ, मगर हुँ, जानते थे रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। तो ये हुँ, फाका हुँ। मस्ती जो है सस्टेनेबल नहीं है, इसका लंबे समय तक निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इससे वोट मिल सकता है, इससे हम मोबिलाइज कर सकते हैं, तो ये सब काम हो रहा है।
जी। तो मान लीजिए सर कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर कुछ राज्य भी लागू करते हैं, मान लीजिए इन्हीं 4 राज्यों की बात कर लें, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जी जो मेरे ख्याल पश्चिम बंगाल आपने जी। बोला। तो कितना बर्डन पड़ेगा? ये मतलब कितना बर्डन पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पे? क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से जो राज्यों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, इसके इसके लिए केंद्र सरकार उनको बेल आउट नहीं करने वाली है, राज्यों को अपने साधन से ही निपटना होगा। और जो मेरे पास लेटेस्ट डेटा है कि पंजाब में जो टोटल उनका रेवेन्यू है, उसका 35% जा रहा है पेंशन में। राजस्थान में 30% है, छत्तीसगढ़ में 24% है और हिमाचल में लगभग 80% है। तो जी, ये सस्टेनेबल नहीं है और राज्यों को इस बारे में विचार करना होगा। और और जीएसटी लागू होने के बाद जो स्टेट्स की जो टैक्स इम्पोज करने की जो उनको फाइनेंशियल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, वो बहुत सीमित हो गए हैं, क्योंकि लगभग 18 टैक्स जो हैं स्टेट्स के, वो सब जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, मर्ज हो गए हैं। तो जी, जीएसटी में अब कोई भी स्टेट लेवल पे कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। तो अगर जी, इसके ऊपर कोई अगर जल्दी विचार नहीं किया गया, तो राज्यों में संकट खड़ा होगा। आज नहीं खड़ा होगा तो 2 साल बाद खड़ा होगा। केवल एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसने न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया है, तो वहां ये मुद्दा नहीं है वेस्ट बंगाल में। लेकिन हिमाचल ऐसे राज्य में ये वित्तीय संकट मेरे ख्याल से अभी 1 साल के अंदर सामने आ जाएगा। आपको याद होगा, हिमाचल सरकार बनने के 1 से कम समय के अंदर उन्होंने पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए वैट बढ़ा दिया। तो जी। ये उनके सामने जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये उसका पहला संकेत है। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इन दोनों स्कीम्स पे और इस पर चल रही राजनीति पे काफ़ी अच्छा हमें विवरण दिया और उम्मीद है इससे हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि उन्हें भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है और अपने देश के बारे में सोचना है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और आप देखते रहें peoplestake.com और इसी तरह करते रहेंगे हम बात और भी अन्य ज्वलंत मुद्दों पे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।